लेट्स गेट राइट इनटू इट। देखें, डिप्रिसिएशन की जो डेफिनेशन हम सुनते आए हैं वो थोड़ी सी मिसस्टेटेड है। व्हाट द डेफिनेशन दैट वी नो इज़ के डिप्रिसिएशन इज़ द लॉस इन द वैल्यू ऑफ अ नॉन करंट एसेट ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। लेकिन ये स्टेटमेंट इंटायरली ट्रू नहीं है। अगर हम डिप्रिसिएशन चार्ज नहीं करते तो क्या वो लॉस हमारा ख़त्म हो जाता है? ऐसा नहीं होता। दैट लॉस इज़ गोइंग टू हैपन रिगार्डलेस ऑफ इफ़ आई एम चार्जिंग डिप्रिसिएशन और इफ़ आई एम नॉट। व्हाट डिप्रिसिएशन डज इज़ कि वो इस लॉस को लेके डिस्ट्रीब्यूट कर देती है इन द पीरियड ऑफ द यूज़फुल लाइफ ऑफ दैट एसेट, ताकि मेरे रिकॉर्ड ज़्यादा एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट करें उस चीज़ को। इसको हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। लेट्स से कि वी बॉट अ कार फॉर 10,000 एंड वी सोल्ड इट फॉर 7 आफ्टर 3 years, और इसकी वजह से मेरे 3,000 का नुकसान हो गया। अब नॉर्मल तरीके से अगर हम इसको रिकॉर्ड करें तो ये पूरा का पूरा नुकसान मैंने ईयर 3 में चार्ज कर दिया 97,000। और मुझे, अगर मैं रिकॉर्ड्स को देख रहा हूँ, एक आम बंदा देखेगा तो उसे ये लगेगा कि बिज़नेस की परफॉर्मेंस ख़राब हो रही है, कि बिज़नेस के या तो एक्सपेंसेस इंक्रीज़ हो गए हैं या बिज़नेस की सेल्स गिर रही हैं, जबकि असल में ऐसा होता नहीं है। दिस इज़ प्योरली बिकॉज हमारी अकाउंटिंग पॉलिसीज़ हमारे रिकॉर्ड्स को एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट नहीं कर रही। अब हमारे पास कुछ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होती हैं दैट वी अप्लाई व्हेन एवर वी आर मेकिंग आवर रिकॉर्ड्स। डिप्रिसिएशन के लिए हमारे पास जो पहला प्रिंसिपल अप्लाई होता है दैट इज़ द मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट हमें इतना बताता है कि जिस पीरियड का जो भी एक्सपेंस है उसी अकाउंटिंग साइकिल में लिखना है, रिगार्डलेस कि वो रियलाइज़ हुआ, रिगार्डलेस कि हमने पे किया हो उसके लिए या ना किया हो। इसकी ये एग्जांपल है कि लास्ट मंथ का बिजली का बिल अगर हमने पे नहीं भी किया तो हमने उसको लास्ट मंथ में ही लिखना है, बेशक पे हम अगले साल करेंगे या जब भी करेंगे, दैट डजेंट मैटर। एंड द सेकेंड अकाउंटिंग प्रिंसिपल इज़ द प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, जो कि हमें ये बताता है कि हमारे जो भी एसेट्स हैं वो ओवर स्टेटेड नहीं होने चाहिए। हमने अपने एसेट्स की वैल्यू को एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट करना है। अब अगर मैं डिप्रिसिएशन चार्ज नहीं करता तो मैं दोनों अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट जा रहा हूँ, क्योंकि ये जो 3,000 का नुकसान आया था ये सिर्फ ईयर 3 में नहीं आया। दिस लॉस ओनली वॉज रियलाइज्ड इन ईयर 3, लेकिन ये नुकसान ईयर 1 में भी आया, ईयर 2 में भी आया, ईयर 3 में भी आया और रियलाइज़ ईयर 3 में जाके हो गया। तो ये बात एक्यूरेट नहीं है कि जब वो लॉस रियलाइज़ हो रहा हम सिर्फ तब उसको रिकॉर्ड करें कि ईयर 1 ईयर 2 में उसकी वैल्यू नहीं गिरी। जब इस्तेमाल तो हुआ तो वैल्यू तो हमारी गिरी है उस एसेट की, ईयर 1 में भी और ईयर 2 में भी। तो हम डिप्रिसिएशन के थ्रू अपना मैचिंग कॉन्सेप्ट फॉलो करेंगे और हर साल 1,000 का एक्सपेंस ले जाएंगे ताकि मेरे रिकॉर्ड ज़्यादा एक्यूरेटली बने हुए हों। एंड द सेकंड कॉन्सेप्ट प्रूडेंस हमारा इस तरीके से फॉलो हो रहा होगा कि व्हेन वी विल चार्ज दैट डिप्रिसिएशन एक्सपेंस इन द ईयर, तो मैं अपनी एसेट की वैल्यू को भी हर साल 1,000 गिरा रहा हूँ ताकि मेरी जो वैल्यूएशन शो हो रही है वो थोड़ी एक्यूरेटली शो हो रही हो, रादर कि मैं उसको 10,000 लिखे रखूँ ईयर 1 में भी और ईयर 2 में भी, जिसकी वजह से आई विल बी गोइंग अगेंस्ट द प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। तो ये रीज़न्स होते हैं हमारे पास डिप्रिसिएशन चार्ज करने के। अब अगर हम डिप्रिसिएशन प्रॉपर्ली चार्ज करेंगे और हर साल 1,000 का एक्सपेंस ले जाएंगे तो मेरे प्रॉफिट का फिगर किस तरीके से चेंज हो जाता है, अज्यूमिंग कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस जस्ट लाइक द लास्ट टाइम, कि हमारे जो प्रॉफिट है वो 1,00,000 के बजाय 99,000 पे आ जाएगा तीनों सालों के लिए। और अगर अब इसे ये प्रॉफिट डिप करता है या ऊपर जाता है तो हमें पता होगा कि दिस इज़ ड्यू टू सम अदर रीजंस, बट नॉट बिकॉज ऑफ माई अकाउंटिंग पॉलिसीज़ या मैंने कोई एसेट बेच दिया हो तब। तो ये मकसद होता है हमारे पास डिप्रिसिएशन चार्ज करने का। नाउ वाई डू एसेट्स एक्चुअली लूज़ देयर वैल्यू? सबसे पहली रीज़न हमारे पास इसमें आ जाती है वेयर एंड टेयर। इसकी एग्जांपल आसान सी है कि लेट से आपने कोई नई गाड़ी शोरूम से निकलवाई या नया फ़ोन लिया। अब वो जैसे जैसे चीज़ें इस्तेमाल होगी उस पर स्क्रैचेस आएंगे, एक्सीडेंट्स होंगे, उस चीज़ में रिपेयर होंगे तो वो अपनी वैल्यू लूज़ कर देती है। सो दैट इज़ द वेयर एंड टेयर फैक्टर। सेकेंड फैक्टर दैट वी हैव इज़ पैसेज ऑफ टाइम, या फिर टाइम फैक्टर जिसको हम कहते हैं। पैसेज ऑफ टाइम अप्लाइज टू एसेट्स सच एज पेटेंट्स। कि लेट से हमारे पास पेटेंट है कि हम अगले 10 सालों के लिए पैनाडोल मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। अब ईयर 1 में उस पेटेंट की जो वर्थ होगी वो ईयर 8 में नहीं होगी, क्योंकि ईयर 1 में वी हैव 10 years ऑफ टाइम अहेड ऑफ अस टू मैन्युफैक्चर एंड मेक अ प्रॉफिट थ्रू दैट पेटेंट, जबकि ईयर 8 में हमारे पास सिर्फ 2 सालों का पेटेंट बच जाता है। सो दैट वैल्यू विल ऑल्सो ड्रॉप एज द ईयर्स गोज़ बाय। ये होता है हमारे पास टाइम फैक्टर। थर्ड हमारे पास आ जाता है ऑब्सोलेंस। ऑब्सोलेंस का मतलब होता है कि एक एसेट का ऑब्सोलीट हो जाना, उसकी टेक्नोलॉजी आउटडेट हो जाना। इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल हमारे पास आ जाती है कि पुराने ज़माने में आते थे बड़े मोटे टीवी जिनमें कोई ये स्मार्ट टीवी वाली फंक्शनैलिटी नहीं होती थी, जो कि आजकल आपको किसी भी घर में नज़र भी नहीं आता है। सो दे हैव बिकम ऑब्सोलीट बाय नाउ, और उनकी आज वर्थ उतनी बिल्कुल भी नहीं है जितनी उनकी होती थी व्हेन दे वर लॉन्च्ड इनिशियली। तब वो टेक्नोलॉजी के एक फ्रंटियर होते थे और आज वो हमारे माजी में हैं।
तो इस वजह से भी अपनी वैल्यू एसेट्स गिरा देते हैं कि वो आउटडेट हो जाएं। एंड लास्टली वी हैव डिप्लीशन। डिप्लीशन अप्लाई करती है अब हमारी सिर्फ नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर, वो एसेट्स जो हमारे एक्सट्रैक्ट करने के साथ साथ उनकी वैल्यू गिरती जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप अज्यूम करें कि आपने एक ऑयल वेल ढूंढ लिया जिसमें 10,000 बैरल ऑफ ऑयल है। अब जैसे जैसे उसमें से आप ऑयल निकालेंगे, पीछे द बैरल्स ऑफ ऑयल लेफ्ट इन दैट वेल विल बी लो नाउ, विल बी आई डोंट नो, कम रह जाएगी पीछे, ठीक है। तो उस चीज़ को रिफ्लेक्ट करने के लिए हम उस ऑयल वेल की वैल्यूएशन को भी डिप्रिसिएट करेंगे, ताकि ये चीज़ एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट हो रही हो कि उसमें अब कम वैल्यूएशन रह गई है, कम तेल रह गया उसके अंदर। दैट इज़ डिप्लीशन, और ये सिर्फ नेचुरल एसेट्स के ऊपर अप्लाई करेगी। अब इसके बाद हम आ जाते हैं कि हमारे पास डिप्रिसिएशन के मेनली 3 मेथड्स हैं दैट आर इन आवर सिलेबस। 2 नहीं होते, 3 होते हैं। मेक श्योर दैट यू लर्न ऑल 3: स्ट्रेट लाइन, रिड्यूसिंग बैलेंस एंड रीवैल्यूएशन मेथड। सबसे पहले अब हम इसमें से देखते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड को। स्ट्रेट लाइन एज द नेम सजेस्ट, एक सीधी लाइन में आपकी डिप्रिसिएशन चार्ज होती है। इसका ये मतलब है कि हर साल की डिप्रिसिएशन सेम रहेगी। एक ही दफ़ा आपने डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी और हर साल सेम डिप्रिसिएशन के अमाउंट चार्ज किए हैं। सबसे आसान तरीका हमारे पास यही होता है। अब स्ट्रेट लाइन में हमारे पास 2 तरीके हैं। हमारे पास प्रॉपर मेथड होता है फार्मूला मेथड, एंड हमारे एग्ज़ाम्स में अक्सर परसेंटेज मेथड भी आ जाता है, तो दोनों मैं आपको पढ़ाऊँगा अभी जल्दी से। फार्मूला मेथड में सिंपल से आपने ये फार्मूला याद कर लेना है: कॉस्ट माइनस रेजिडुअल या फिर स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय यूज़फुल लाइफ। यहाँ पे कॉस्ट रेफ़र करती है एसेट की परचेज़ प्राइस को, कि हमने एसेट कितने का ख़रीदा था, और उसमें से हम माइनस कर देते हैं रेजिडुअल वैल्यू या फिर स्क्रैप वैल्यू, जो भी हमें क्वेश्चन के अंदर प्रोवाइडेड हो। रेजिडुअल वैल्यू रेफ़र करती है कि जब हम एक एसेट इस्तेमाल करके उसे बेचते हैं या फिर स्क्रैप कर देते हैं, उसकी कितने पैसे हमें वापस मिल जाएंगे। तो बची हुई वैल्यू को हम कहते हैं रेजिडुअल वैल्यू, कि व्हेन वी आर डन यूजिंग इट एसेट की वर्थ रह जाएगी पीछे 2,000 3,000, दैट इज़ द रेजिडुअल वैल्यू। एंड स्क्रैप वैल्यू भी सिमिलर है कि अगर मैं उस एसेट को बेचता नहीं हूँ, मैं उसको स्क्रैप कर देता हूँ, रद्दी वाले को दे देता हूँ, तो वो मुझे कितने पैसे दे देगा। कुछ एसेट्स की अब रेजिडुअल या स्क्रैप वैल्यू होगी, कुछ एसेट्स की नहीं होगी। इट विल डिपेंड इंटायरली ऑन द क्वेश्चन। तो हम क्या करेंगे, कॉस्ट में से माइनस करके डिवाइड कर देंगे यूज़फुल लाइफ से, तो मेरे पास डिप्रिसिएशन चार्ज पर ईयर आ जाएगा। इसको एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं कि हमने एक गाड़ी ख़रीदी थी $5,000 की, एंड इट वाज एक्सपेक्टेड टू बी यूज्ड फॉर 2 years एंड देन स्क्रैप्ड फॉर $3,000। हमारा फॉर्मूला बन गया, कॉस्ट हमारे पास आ गई 5,000 जितने की हमने ख़रीदी, और यहाँ पे हमारी स्क्रैप वैल्यू आ गई 3,000। 5 में से 3 निकाल दिया और उसको हमने डिवाइड कर दिया 2 सालों में, क्योंकि यूज़फुल लाइफ 2 years है उसके पास। एंड दिस गिव्स अस द आंसर ऑफ 1,000 डिप्रिसिएशन चार्ज पर ईयर। सिंपल सा फॉर्मूला आपका, इसमें कोई भी इतना कन्फ्यूजन नहीं है, ठीक है। द सेकेंड वन इज़ द परसेंटेज मेथड, जहाँ पे आपको सिंपल एक परसेंटेज वो दे देगा क्वेश्चन के अंदर, और आपको कहेगा कि इसको चार्ज कर दें कॉस्ट पे। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है, अगर तो उस कॉस्ट के साथ आपको स्क्रैप वैल्यू गिवन होती है, तो पहले आपने स्क्रैप वैल्यू माइनस करनी है कॉस्ट में से, और उसके बाद उस पर परसेंटेज चार्ज करनी है। अक्सर क्वेश्चंस में इन कैम्ब्रिज स्क्रैप वैल्यू नहीं होती, तो आपने फिर सीधा कॉस्ट पे परसेंटेज चार्ज कर देनी है। इट विल डिपेंड अपॉन द क्वेश्चन, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल हम देख लेते हैं। हम कहते हैं कि हमने अ कार वाज बॉट फॉर 5,000 एंड इट्स एक्सपेक्टेड रेजिडुअल वैल्यू इज़ 3,000, और डिप्रिसिएशन हमने इस पर चार्ज करनी है एट द रेट ऑफ 50% पर ईयर। तो यहाँ पे क्योंकि हमारे पास कॉस्ट भी है और स्क्रैप वैल्यू भी है, तो पहले मैंने कॉस्ट में से स्क्रैप वैल्यू माइनस की है, और उसके बाद मैंने इस पर डिप्रिसिएशन की परसेंटेज मल्टीप्लाई की। अगर यहाँ पे मेरे पास ना गिवन होती स्क्रैप वैल्यूज़, तो व्हाट आई वुड हैव डन इज़ कि मैं सीधा 5,000 के ऊपर ही 50% मल्टीप्लाई कर देता, और जो मेरा आंसर आता वही मेरी डिप्रिसिएशन चार्ज बन जाती। तो अगर स्क्रैप वैल्यू माइनस ना करें, इट्स गोना बी 2,500, और अगर हम कर दें तो इट्स गोना बी $1,000 पर ईयर। अब स्ट्रेट लाइन में एक बात आपने हमेशा याद रखनी है कि डिप्रिसिएशन चार्ज एक ही दफ़ा आपने कैलकुलेट करना है, और वो सेम रहता है फॉर ऑल द कमिंग ईयर्स, अज्यूमिंग कि जो टोटल वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स आपके पास है वो सेम रह रही है। अब अगर वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स बदल जाती है, तो फिर डिप्रिसिएशन चार्ज भी उसके साथ ऊपर या नीचे होगा, चेंज होगा, टू इन ऑर्डर टू रिफ्लेक्ट दैट। दूसरी चीज़ जो आपने अपने जहन में रखनी है कि जो भी डिप्रिसिएशन मेथड हम अप्लाई करेंगे इन तीनों में से, वो रिफ्लेक्ट करना चाहिए इकोनॉमिक पैटर्न ऑफ द एसेट इन क्वेश्चन। इसका सिर्फ इतना सा मतलब है कि डिफरेंट नॉन करंट एसेट्स डिफरेंट टाइम लाइन पे बिज़नेस को बेनिफिट देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं कि हमने एक बिल्डिंग ख़रीदी। अब एक बिल्डिंग कंसिस्टेंट अमाउंट ऑफ बेनिफिट देगी बिज़नेस को फॉर ईच ईयर दैट इट इज़ यूज्ड।
30 सालों के लिए 50 सालों के लिए हमने इस्तेमाल की, हर साल हमें एक इक्वल अमाउंट ऑफ बेनिफिट मिलेगा उसका। तो स्ट्रेट लाइन इन एसेट्स के लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल है जहाँ पे एक कंसिस्टेंट यूजेज पैटर्न हो, कंसिस्टेंट बेनिफिट का पैटर्न हो। जहाँ पे एसेट का पैटर्न इस तरीके से फॉलो नहीं कर रहा, वी विल गो एंड यूज़ द अदर टू मेथड्स। तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट मेथड विच इज़ द रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड या फिर डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। अब यहाँ पे सबसे बड़ा डिफरेंस हमारे पास ये आ जाता है कि जहाँ पे हमारे पास स्ट्रेट लाइन कॉस्ट पे चार्ज हो रही थी, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड हमारी चार्ज होगी ऑन द नेट बुक वैल्यू ऑफ द नॉन करंट एसेट। अब नेट बुक वैल्यू एक नया वर्ड है, नेट बुक वैल्यू का दूसरा नाम कैरिंग वैल्यू भी है और इसका एक आसान सा फॉर्मूला। इसका मतलब क्या होता है, हम सबसे पहले वो देखते हैं। नेट बुक वैल्यू या कैरिंग वैल्यू रेफर्स टू द वैल्यू ऑफ द एसेट लेफ्ट आफ्टर वी हैव सब्ट्रैक्टेड द अमाउंट दैट इट हैज़ बीन डिप्रिसिएटेड। तो जितनी भी अमाउंट हमने उस एसेट को डिप्रिसिएट कर दी है, अगर मैं कॉस्ट में से निकाल दूँ, मुझे पता चल जाएगा कि एसेट की बची हुई वैल्यू इतनी है और उस वैल्यू पे मैं डिप्रिसिएशन हर साल चार्ज करता हूँ। तो हमारे पास फार्मूला बन जाता है नेट बुक वैल्यू का, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन। और एक्यूमुलेटेड का मतलब होता है यहाँ पे टोटल डिप्रिसिएशन, जितनी भी चार्ज हुई हुई उस एसेट पे। इसको अगेन एक एग्जांपल के थ्रू देखेंगे ताकि आपको बेहतर समझ में आए। लेट्स से कि वी बॉट अ BMW फॉर 50,000 और डिप्रिसिएशन हमने इस पर चार्ज करनी है 10% यूजिंग द रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। तो हमारे पास क्या फॉर्मूला बन जाएगा, हमारा स्टेप 1 हमेशा ये होना चाहिए कि वी हैव टू कैलकुलेट द नेट बुक वैल्यू फॉर ईच ईयर। और जब नेट बुक वैल्यू निकल आए उस पर डायरेक्टली परसेंटेज आप अप्लाई कर दें, एंड जो आंसर आएगा परसेंटेज अप्लाई करने के बाद, दैट इज़ योर डिप्रिसिएशन चार्ज फॉर द ईयर। और इसके साथ साथ एक नोट लाजमी याद रखें कि इन द फर्स्ट ईयर ऑफ द नॉन करंट एसेट आपकी कॉस्ट और आपकी नेट बुक वैल्यू हमेशा सेम रहती है। ये इसलिए सेम रहती है कि जब मैंने कोई नया एसेट ख़रीदा और पहली बार मैं इस पर डिप्रिसिएशन चार्ज करने लगा हूँ, तो देयर इज़ नो एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन ऑन दैट एसेट। तो कॉस्ट में से मैं ज़ीरो ही माइनस कर सकता हूँ क्योंकि देयर इज़ नो डिप्रिसिएशन दैट एग्जिस्ट एज ऑफ येट। मैं पहले साल चार्ज करूँगा, उसके बाद मेरी नेट बुक वैल्यू एंड कॉस्ट डिफ्रेंशिएट होना शुरू होगी। तो यहाँ पे हमने ईयर 1 में वही कॉन्सेप्ट अप्लाई किया। हमने 50,000 में से ज़ीरो माइनस कर दिया सिंस देयर वाज नो एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन ऑन दिस एसेट एज ऑफ येट, और 50,000 का हमने 10% निकाल लिया, हमारे पास डिप्रिसिएशन चार्ज आ गया 5,000 का। इसी तरीके से हम ईयर 2 में जाते हैं। अब हमारे पास डिप्रिसिएशन है ईयर 1 की जो हम चार्ज की हुई है, तो हमने 50,000 में से 5,000 माइनस की, नेट बुक वैल्यू आ गई हमारे पास 45,000, और इस 45,000 के ऊपर हमने 10% चार्ज किया। डिप्रिसिएशन चार्ज मेरा आ गया 4,500। ईयर 3 में सेम कॉन्सेप्ट रिपीट करना है। अब यहाँ पे ईयर 3 है ये। ईयर 3 में अब हमारे पास क्या डिफरेंस आ रहा है कि ईयर 3 में हमारे पास 2 सालों की डिप्रिसिएशन एक्यूमुलेट हो चुकी है। इट्स नॉट जस्ट ईयर 2 जो हमने माइनस करना है, ईयर 1 एंड ईयर 2 एक्यूमुलेटिवली हमने माइनस करना है ईयर 3 में। तो यहाँ पे कॉस्ट अगेन 50,000 वो सेम रह रही है, लेकिन यहाँ पे जो एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन है वो अब 9,500 बन जाएगी, 5,000 ईयर 1 का एंड 4,500 ईयर 2 का। एंड दिस विल गिव अस द नेट बुक वैल्यू ऑफ 40,500, और 40,500 पे हम लगाएंगे 10% जो डिप्रिसिएशन का रेट था, एंड दिस विल गिव अस द डिप्रिसिएशन चार्ज। अब यहाँ पे अगर आपने नोटिस नहीं किया तो मेरा हर साल के डिप्रिसिएशन चार्ज गिर रहा है। पहले साल 5,000 था, दूसरे साल 4,500 एंड तीसरे साल 4,050। तो ये रिड्यूसिंग बैलेंस का नाम इसी वजह से हमारा सूट करता है इस मेथड को, कि सिंस वी आर चार्जिंग दिस मेथड ऑन द नेट बुक वैल्यू एंड सिंस द नेट बुक वैल्यू ऑफ द एसेट विल रिड्यूस ईच ईयर, क्योंकि हर साल मैं उसमें से एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन माइनस करता जाऊँगा, सो विल द डिप्रिसिएशन चार्ज, क्योंकि ये कॉस्ट पे नहीं लग रही होती, ये लग रही होती है ऑन द नेट बुक वैल्यू, ऑन द कैरिंग वैल्यू ऑफ द एसेट। तो ये चीज़ याद रखिएगा। अब जैसे हमने स्ट्रेट लाइन में डिस्कस किया था कि स्ट्रेट लाइन वाला मेथड ज़्यादा सूटेबल है उन नॉन करंट एसेट्स पे जिनका इकोनॉमिक पैटर्न एक कंसिस्टेंट बेसिस पे होता है, जिनसे मैं एक इक्वल अमाउंट ऑफ बेनिफिट ईच ईयर लेता हूँ। तो वहाँ पे रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड वहाँ पे अप्लाई होगा उन एसेट्स पे जहाँ पे उनका इकोनॉमिक बेनिफिट हर साल रिड्यूस होता जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक गाड़ी हमने ख़रीदी, तो एक गाड़ी जब हमारे पास नहीं थी उसकी वैल्यू भी जल्दी गिरती है, इसलिए हमने डिप्रिसिएशन ज़्यादा चार्ज की। और एक गाड़ी की इन द अर्ली ईयर्स ऑफ इट्स लाइफ कोई रिपेयर एंड मेंटेनेंस नहीं होती, तो डिप्रिसिएशन हम ज़्यादा करके उसको एक्सपेंस ज़्यादा चार्ज कर लेते हैं। एंड एज द ईयर्स पास बाय, क्योंकि वो गाड़ी के रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्सपेंस इंक्रीज़ होता जाएगा इन द लेटर ईयर्स, तो हम क्या करते हैं, रिड्यूसिंग बैलेंस ऑटोमेटिकली अकाउंट्स फॉर दैट बाय रिड्यूसिंग द डिप्रिसिएशन चार्ज, ताकि मेरे एक्सपेंसेस एक कंसिस्टेंट बेसिस पे चार्ज हो रहे हों, जैसे हमने शुरू में डिस्कस किया था।
मैं थोड़ा सा इसको दोबारा समझाता हूँ। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड उन एसेट्स के लिए एप्लीकेबल है जिनका इकोनॉमिक बेनिफिट हर साल डिक्लाइन करेगा। ठीक है, ये इसलिए होगा कि शुरू वाले सालों में इसकी डिप्रिसिएशन चार्ज ज़्यादा होगी क्योंकि उस एसेट के ऊपर एक्सपेंस बाकी रिपेयर एंड मेंटेनेंस के कम आ रहे होंगे, एंड इन द लेटर ईयर्स हमारे रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस के एक्सपेंस इंक्रीज़ होते जाएंगे जबकि मेरा डिप्रिसिएशन एक्सपेंस डिक्रीज़ होता जाएगा, ताकि उस एसेट की जो ओवरऑल एक्सपेंसेस हैं वो स्मूथ आउट हो जाए हमारे लिए और हमारे रिकॉर्ड्स मिसस्टेट ना हो रहे हों। दैट इज़ द रीज़न वाई। अब ये हमारे पास हो गए दो मेथड्स, एंड द थर्ड मेथड जो कि अक्सर बच्चों को नहीं पता होता, दैट इज़ द रीवैल्यूएशन मेथड। अब रीवैल्यूएशन मेथड सबसे आसान, अगेन स्ट्रेट लाइन के बाद यही आसान होगा, सबसे आसान, आई एम नॉट श्योर। रीवैल्यूएशन मेथड में अब हमारे पास आसान तरीका है कि आपने देखना है साल के शुरू में कितने एसेट्स हैं और साल के आखिर में कितने एसेट्स हैं, और वो जो डिफरेंस हमारा गिर रहा होता है वैल्यूएशन में, दैट इज़ द डिप्रिसिएशन। अब ये उन एसेट्स पे चार्ज होता है कि जिनको इंडिविजुअली डिप्रिसिएट करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता। फॉर एग्ज़ाम्पल लूज़ टूल्स। अब लूज़ टूल्स को मैं क्या नाम है एक एक करके तो नहीं डिप्रिसिएट कर सकता क्योंकि वो बहुत माइन्यूट एक मेरे लिए एसेट है। तो हम क्या करते हैं, हम सारे लूज़ टूल्स के साल के शुरू में वैल्यू देख लेंगे और साल के आखिर में वैल्यू देख लेंगे। जो वैल्यू में ड्रॉप आया होगा दैट विल बी डिप्रिसिएशन। तो ये छोटे छोटे एसेट्स के लिए अप्लाई हमारा करता है। अब इसका हमारे पास प्रॉपर फार्मूला क्या बन जाएगा, वी विल टेक द बैलेंस ब्रॉट डाउन वैल्यू एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर, उसमें हम ऐड कर देंगे, अगर हमने कोई एसेट ख़रीदा है तो हम वो परचेज़ प्राइस ऐड कर देंगे ताकि ये रिफ्लेक्ट कर सकें कि वो परचेज़ की वजह से वैल्यू बढ़ रही है, नाइदर नॉट के कोई और चीज़ हुई है हमारे पास। और अगर हमने कोई एसेट डिस्पोज किया है तो मैं उन एसेट्स की कॉस्ट यहाँ से माइनस कर दूंगा, नॉट द सेलिंग प्राइस। ये बात हमेशा याद रखिएगा, आगे जाके हम इसको भी देखेंगे। तो हमने परचेज़ प्राइस ऐड कर दी अगर हमने कोई एसेट ख़रीदा, और अगर मैंने कोई एसेट बेचा तो उसकी मैंने कॉस्ट माइनस कर दी, और इन दी एंड मैंने उसको कैरी डाउन से जब माइनस किया तो मेरे पास डिफरेंस आ जाएगा कि कितनी अमाउंट से वो एसेट की वैल्यू गिरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम अगेन एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। 2024 के आखिर में मेरे पास 10,000 के एसेट्स हैं और 2025 के आखिर में मेरे पास 12,000 के एसेट्स हैं। यहाँ पे वैल्यू गिर तो नहीं रही, तो फिर डिप्रिसिएशन कैसे पता चलती है, हम देखते हैं इसको। इस साल हमें जब उसने बताया एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कि व्हीकल्स वर्थ 3,000 वर बॉट, मतलब 3,000 तो मेरा इस वजह से इंक्रीज़ होना चाहिए कि मैंने ख़रीदे हैं। तो साल के शुरू में 2025 के स्टार्ट में हमारे पास 10,000 के एसेट्स बन जाएंगे, जो 2024 के आखिर में होंगे वो 2025 के स्टार्ट में भी बन जाएंगे। सो 10,000 हमारे पास वो आ गया ब्रॉड डाउन, उसमें हमने 3,000 ऐड कर दिया, 13,000 के एसेट्स मेरे पास ये होने चाहिए। जबकि मैंने एक एसेट डिस्पोज कर दिया जिसकी कॉस्ट 500 थी, तो 13,000 में से हमने कॉस्ट माइनस कर दी, हमारे पास पीछे बच के 12,500। अब मेरे पास 2025 के आखिर में होने चाहिए 12,500 के एसेट, लेकिन मेरे पास सिर्फ 12,000 की वैल्यूएशन शो हो रही है। तो इसका मतलब है कि वो जो 500 है, दैट 500 इज़ आवर डिप्रिसिएशन। ठीक है, और ये किन एसेट्स के लिए यूज़ होता है, जिनकी हम वैल्यू इंडिविजुअली मेंटेन नहीं कर सकते। तो दिस इज़ योर रिवैल्यूएशन मेथड। इस फॉर्मूले को मेमोराइज़ कर लेना, आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होगी। अब इन मेथड्स के बाद हम आ जाते हैं कि इन मेथड्स को हम रिकॉर्ड किस तरीके से करते हैं अपने बुक्स में। तो उसके लिए सबसे ज़रूरी और सबसे पहला फॉर्मेट दैट वी नीड टू मेमोराइज एंड अंडरस्टैंड इज़ द प्रोविज़न फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट। अब प्रोविज़न फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट एक कॉन्ट्रा एसेट की नेचर रखता है या फिर एक लाइबिलिटी की नेचर आप अपने दिमाग में बना लें, फिर दैट इज़ ईजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड। कॉन्ट्रा एसेट का मतलब है कि एसेट को कैंसिल आउट करेगा, एसेट के अगेंस्ट जाएगा, और क्योंकि एसेट के अगेंस्ट जाना है, एसेट का ब्रॉड डाउन डेबिट होता था, इसका ब्रॉड डाउन क्रेडिट हो जाएगा। अब जो बैलेंस ब्रॉड डाउन है इस अकाउंट का, वो ये रिफ्लेक्ट कर रहा होगा कि मेरे उस एसेट की टोटल एक्यूमुलेटिवली कितनी डिप्रिसिएशन अब तक चार्ज हुई हुई है। अगर मैं पहली बार डिप्रिसिएशन चार्ज करने लगा हूँ तो कोई भी बैलेंस ब्रॉड डाउन हमारा एग्जिस्ट नहीं करेगा। और बैलेंस सी डी भी सेम चीज़ है, बैलेंस बी डी साल के शुरू में होता है और बैलेंस सी डी साल के आखिर में होता है। एंड बैलेंस कैरी डाउन विल टेल मी कि कितनी एक्यूमुलेटिव डिप्रिसिएशन हो चुकी है मेरी साल के एंड में। इसके अलावा मेरे पास जो डिप्रिसिएशन चार्ज जो हम हर साल का बार बार कैलकुलेट कर रहे थे, दैट इज़ रिटन थ्रू द इनकम स्टेटमेंट। हम इनकम स्टेटमेंट क्रेडिट में लिखेंगे और डिप्रिसिएशन चार्ज लिख देंगे फॉर द ईयर। और डिस्पोजल को हम अभी आगे जाके डिस्कस करेंगे, अभी के लिए हम इसको पॉज करते हैं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। तो ये हमारा हो गया टी अकाउंट का फॉर्मेट। एंड नाउ लेट्स लुक एट हाउ स्टेटमेंट्स गेट अफेक्टेड बाय डिप्रिसिएशन। तो इनकम स्टेटमेंट के अंदर हमारा सिर्फ डिप्रिसिएशन का चार्ज आ जाता है जो हर साल की चार्ज हो रही है इन द एक्सपेंसेस। फॉर एग्जांपल हर साल हमने स्ट्रेट लाइन में फाइंड किया था कि 1,000 डिप्रिसिएशन आ रही है,
तो हमने डिप्रिसिएशन ऑफ एसेट का नाम लिख देना है यहाँ पे और वो अमाउंट चार्ज कर देनी है इन दी एक्सपेंसेस। दैट इज़ इट। फॉर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन आपका 3 कॉलम फॉर्मेट बनना शुरू हो जाता है, जिसमें फर्स्ट कॉलम आपका कॉस्ट इंडिकेट करेगा कि एसेट की टोटल कितनी कॉस्ट है, मतलब उसके अपने अकाउंट का ब्रॉड डाउन। सेकेंड हमारा जो कॉलम है दैट विल इंडिकेट द एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन ऑन दैट एसेट, एंड द थर्ड कॉलम विल इंडिकेट द नेट बुक वैल्यू ऑफ दैट एसेट। हमने नॉन करंट एसेट की अपनी हेडिंग दी, एसेट का नाम लिखा। सबसे पहले हमने लिखा कि एसेट की कॉस्ट कितनी है, टोटल हमारे पास कितनी 10,000 की हमारे पास टोटल मशीनरी टोटल बिल्डिंग्स हैं इन दिस ईयर। उसके बाद सेकंड कॉलम में हमने लिख दिया कि टोटल इन 10,000 के अगेंस्ट मेरे पास जो बैलेंस कैरी डाउन आ रहा है उस साल का डिप्रिसिएशन अकाउंट में, कि मेरे पास टोटल 3,000 की डिप्रिसिएशन चार्ज हुई हुई है अब तक बिल्डिंग्स पे फ्रॉम स्टार्ट टिल नाउ, चाहे वो 3 सालों की हो चाहे 5 सालों की हो। एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन का यही मतलब होता है, फ्रॉम द वेरी स्टार्ट टिल नाउ। अब जब मैं 10,000 में से 3,000 माइनस करूँगा तो मेरे पास पीछे बच जाती है नेट बुक वैल्यू या फिर कैरिंग वैल्यू, जो कि हम थर्ड कॉलम में लिखते हैं। आफ्टर वी आर डन विद दिस फॉर्मेट फॉर ऑल एसेट्स, हम इन सारे कॉलम्स को टोटल करते हैं। फर्स्ट 2 कॉलम्स के नीचे हम डबल लाइन लगा के इनको क्लोज कर देते हैं। डबल लाइन का यही मतलब है कि ये फिगर आगे नहीं चलेगा, जबकि थर्ड कॉलम के नीचे आप कोई डबल लाइन नहीं लगाएंगे, ये फिगर नीचे जाके करंट एसेट्स में ऐड हो जाएगा एंड यू विल गेट योर टोटल एसेट्स। So this is how statements get made when we are following depreciation in our records. अब इन सब चीज़ को हम एक क्वेश्चन के थ्रू रैप अप करते हैं ताकि आप लोगों को एक्चुअल में कोई समझ भी आए। लेट्स से कि ऑन 1 जनवरी 2025 अल्फा ट्रेडर्स परचेज्ड अ मशीन कॉस्टिंग 40,000 और बिजनेस मशीनरी को डिप्रिसिएट करता है एट 10% पर एनम यूजिंग द रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। तो सबसे पहले हमने डिप्रिसिएशन चार्ज निकाल लिया, नेट बुक वैल्यू निकाली। ईयर 1 में हमारी कॉस्ट और नेट बुक वैल्यू सेम रहती है, जो कि यहाँ पे भी फॉलो हो रहा है, और 40,000 पे मैंने 10% लगा दिया, मेरे पास डिप्रिसिएशन चार्ज आ गया 4,000 का पर ईयर। अब मैंने इसको अपने अकाउंट में जाके रिकॉर्ड करना है, क्योंकि मैं पहली दफ़ा डिप्रिसिएशन कर रहा हूँ, अभी पहला साल है मशीन के डिप्रिसिएशन का। देयर इज़ नो बैलेंस ब्रॉट डाउन। डायरेक्टली हम इनकम स्टेटमेंट लिखेंगे और 4,000 चार्ज कर देंगे क्रेडिट साइड पे, और ये हमारा अकाउंट बैलेंस होगा यूजिंग बैलेंस कैरी डाउन। के साल के आखिर में टोटल डिप्रिसिएशन जो अब तक हमने चार्ज की है वो भी 4,000 हो गई है, और दोनों साइड्स को टोटल करके उसको हमने ब्रॉट डाउन कर दिया। इनकम स्टेटमेंट के अंदर हमारा यही एक्सपेंस चला जाएगा 4,000 का, और एसओएफपी के अंदर भी हमारी यही एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन चली जाएगी। अब ईयर 2 से ये चीज़ें चेंज हो जाएंगी। ईयर 2 में क्या होगा कि इनकम स्टेटमेंट में तो फिर भी 4,000 ही जाएगा अगर स्ट्रेट लाइन होता। यहाँ पे हम नेट बुक वैल्यू पे कह रहे हैं, तो यहाँ पे हमारी डिप्रिसिएशन चार्ज थोड़ा सा बदल जाएगा। लेट्स क्विकली सॉल्व इट फॉर ईयर 2। तो हमारे पास 36,000 की नेट बुक वैल्यू बच जाएगी आफ्टर वी सब्ट्रैक्ट द एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन ऑफ ईयर 2, जो कि 4,000 ईयर 1 से आ रही थी, और 36,000 पे हम चार्ज कर देते हैं 10%, तो ये मेरे पास आ जाएगा 3,600। अब ईयर 2 की डिप्रिसिएशन बन रही है 3,600, जो कि हमारा यहाँ पे एक्सपेंस बन जाएगा 3,600 4,000 के नीचे। जबकि एसओएफपी के अंदर क्या हो जाएगा, एसओएफपी में बैलेंस कैरी डाउन जाता है हमारे प्रोविजन अकाउंट से, तो ब्रॉड डाउन 4,000 का ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, 3,600 की हम और डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, तो इसका मतलब है 7,600 चले जाएगी इस वाले कॉलम में इन ईयर 2। दैट इज़ हाउ आवर रिकॉर्ड्स विल कीप ऑन गेटिंग अपडेटेड। ठीक है। अब सबसे आखिर में हमारे पास कॉन्सेप्ट आ जाता है डिस्पोजल का, जो कि हमने इनिशियली डिस्कस नहीं किया था। अब डिस्पोजल का अकाउंट हमारा एक टेम्परेरी अकाउंट है, जो कि तब बनता है व्हेन वी सेल एन एसेट। जब हम कोई एसेट बेचते हैं तो मेरी 2 चीज़ें होनी होती हैं। एक तो मैंने अपने एसेट की जो भी एंट्री थी जो मैंने बेच दिया उसको अपने रिकॉर्ड से मैंने हटाना है। इट्स एंड सेकेंडली मैंने ये देखना है कि मैंने जो एसेट बेचा क्या मैंने वो प्रॉफिट पे बेचा या क्या मैंने वो लॉस पे बेचा। तो डिस्पोजल का ये मकसद होता है कि इन 2 चीज़ों को एकम्प्लिश करना। डिस्पोजल टी अकाउंट का फॉर्मेट किस तरीके से बनता है इसको हम समझते हैं। स्टेप्स भी हमारे हैं और हमारे पास अकाउंट भी है। हम स्टेप्स साथ में देखते हैं ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर डेवलप हो। स्टेप 1 में सबसे पहले आपके पास काम होता है कि मैंने एसेट के अकाउंट में से उसकी वैल्यूएशन को ख़त्म करना है। अब जब हमारे पास एसेट इंक्रीज़ होता है तो हम उसके अकाउंट को डेबिट करते हैं, लेकिन जब मैं एसेट बेचूंगा तो मैं क्या करूंगा, मैं उसी के अकाउंट को क्रेडिट कर दूंगा जितने का मैंने ख़रीदा था। तो एसेट का अपना अकाउंट क्रेडिट हुआ डिस्पोजल के नाम से, और यहाँ पे हमारी एंट्री आ गई डेबिट साइड पे एसेट के नाम से जितनी भी उसकी कॉस्ट थी इनिशियली। दैट इज़ स्टेप नंबर 1। स्टेप 2 हमारे पास डिस्पोजल का आ जाता है कि जितनी भी मैंने एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन चार्ज की हुई है ऑन दी एसेट सोल्ड, ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने किया डेबिट डिस्पोजल, उसको मैं करूँगा डेबिट डिस्पोजल के नाम से।
डिप्रिसिएशन जब इंक्रीज़ हो रही थी तो मैं इनकम स्टेटमेंट को क्रेडिट पे लिखता था, और जब मैंने वो एसेट बेच दिया तो शुरू से लेकर अब तक जितनी भी डिप्रिसिएशन मैंने उस पर चार्ज की है उसको मैं डिस्पोजल के नाम से डेबिट कर दूंगा, और यहाँ पे आके उसकी एंट्री क्रेडिट हो जाएगी प्रोविज़न फॉर डिप्रिसिएशन के नाम से, ठीक है, टिल डेट, कि अगर 3 सालों की डिप्रिसिएशन उस एसेट पे थी जो मैंने बेचा, तीनों सालों की एडअप करके मैंने इधर क्रेडिट कर देना है और वहाँ उस अकाउंट से एलिमिनेट कर देना है। अब स्टेप 1 और स्टेप 2 में मैंने बस ये किया है कि मैंने उस एसेट को अपनी बुक से हटाया, उसकी कॉस्ट अपने कॉस्ट अकाउंट से हटा दी और उसकी डिप्रिसिएशन अपने डिप्रिसिएशन के अकाउंट से हटा दी। अब स्टेप 3 में हम ये कह रहे हैं कि जितने का वो एसेट मैंने बेचा, जो पैसे मुझे रिसीव हो रही हैं या रिसीव होने हैं, उसको मैं रिकॉर्ड करूँगा। तो बैंक या जो भी, अगर मैं किसी उधार पे बेच रहा हूँ तो उस बंदे का अकाउंट डेबिट होगा, अगर कैश पे बेच रहा हूँ कैश का अकाउंट डेबिट होगा, तो यहाँ पे वही सेम चीज़ क्रेडिट हो जाएगी कि उनका अकाउंट डेबिट होगा डिस्पोजल के नाम से कि एसेट मैंने बेचा इसलिए वो मेरा एसेट बन रहा है या किसी ने मुझे पैसे देने हैं, तो यहाँ पे हमारा वही अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा आइदर बैंक का, मोस्टली बैंक ही यूज़ होता है, या फिर अगर मैंने उधार पे बेचा तो जिस बंदे को उधार पे बेचा उस बंदे का नाम। अब जो हमारे पास आखिरी एंट्री बच जाती है वो हमारे लिए बैलेंसिंग एंट्री होती है कि हम देखें कि वाकई में हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो जिस भी साइड पे डिफरेंस बन रहा होगा, जैसे हम बैलेंस कैरी डाउन को देखते हैं, इधर भी आपने उसी तरीके से इसको देखना है। अगर आपका डिफरेंस ऑन द डेबिट साइड बन रहा है और डेबिट साइड आपकी वीक है मतलब कंपैरेटिवली, तो वहाँ पे आपने डिफरेंस को पोस्ट कर देना है विद द नेम ऑफ इनकम स्टेटमेंट। अब अगर इनकम स्टेटमेंट डेबिट पे आ जाए तो ये आपके लिए प्रॉफिट होता है, और अगर ये डिफरेंस आपका क्रेडिट पे बन जाता तो ये आपकी इनकम स्टेटमेंट ही रिकॉर्ड होती, लेकिन ये आपके लिए लॉस बन जाता। अगर प्रॉफिट होता है तो मैं अपनी इनकम स्टेटमेंट के अंदर अदर इनकम्स के अंदर ऐड करता हूँ, और अगर लॉस होता है तो फिर मैं अपनी इनकम स्टेटमेंट के अंदर एक्सपेंसेस के अंदर चार्ज करता हूँ। अब इसको भी हम रैप अप करते हैं यूजिंग एन एग्जांपल। दिस इज़ अ कंप्लीट क्वेश्चन विद डिस्पोजल टू एंड द वीडियो। मेरा भी गला थोड़ा सा थक गया। आई होप वीडियो अच्छी बन रही हो। आई हैव नो क्लू राइट नाउ, मैं देखूँगा बिफोर यू गाइस सी इट प्रॉपर्ली। अच्छा, लेट्स से कि 1 जनवरी 2024 को सानिया एक्सप्रेस परचेज्ड अ डिलीवरी वैन फॉर $60,000 यूजिंग चेक। The van is depreciated using the straight line method at 10% per annum on cost। हमारे पास आ गई कॉस्ट ऑफ द व्हीकल, और फिर हमारे पास आ गई कि डिप्रिसिएशन की पॉलिसी है स्ट्रेट लाइन मेथड एट 10% पर एनम। और मुझे उसने बता दिया है कि 31 दिसंबर 2025 को आफ्टर चार्जिंग द डिप्रिसिएशन फॉर द ईयर द वैन वॉज सोल्ड फॉर $42,000 बाय चेक। तो मुझे उसने बता दिया कि हमने बेच दिया। अब डिस्पोजल का अकाउंट बनता ही तब है जब मैंने कोई एसेट बेचा हो, तो मतलब इसके अंदर हमारा एसेट अकाउंट भी बनना है जब मैंने ख़रीदा, जब मैंने बेचा। हमारा डिप्रिसिएशन का अकाउंट भी बनना है कि मैंने 2 साल उसको डिप्रिसिएट किया और फिर मैंने वो डिप्रिसिएशन एलिमिनेट भी करनी है। एंड थर्डली द डिस्पोजल अकाउंट। सबसे पहले हम अपने नॉर्मल रिकॉर्ड्स बनाते हैं। मैंने जब एसेट ख़रीदा तो मैंने उस डेट पे बैंक को डेबिट कर दिया, और एसेट अकाउंट को मैंने डेबिट करके बैंक के नाम से शो कर दिया कि मेरे पास डिलीवरी वैन का एसेट इंक्रीज़ हो रहा है। बैलेंसिंग के लिए हमने बैलेंस CD यूज़ किया जो कि अगले साल मेरा ब्रॉड डाउन हो गया 2025 में। देयर इज़ नथिंग एल्स दैट इज़ हैपनिंग रिगार्डिंग द डिलीवरी वैन अंटिल 31 दिसंबर 2025, अगले साल के एंड तक। तो जब अगले साल का मेरा एंड आया, मैंने क्या किया, स्टेप 1 ऑफ डिस्पोजल रिपीट किया। मैंने किया रिमूव द एसेट एट कॉस्ट। डेबिट करना है डिस्पोजल के अकाउंट को, क्रेडिट करना है एसेट के अकाउंट को। तो जब एसेट हमने ख़रीदा था हमने डेबिट किया था एसेट को यहाँ पे, जब मैंने बेचा तो मैंने इसी कॉस्ट अमाउंट से क्रेडिट कर दिया डिस्पोजल के नाम से, और यहाँ पे मेरी डबल एंट्री हो जाएगी डिस्पोजल के अंदर डिलीवरी वैन डेबिट। दिस इज़ द स्टेप 1। अब हम देखते हैं डिप्रिसिएशन के अकाउंट को हम कैसे मेंटेन कर रहे हैं। स्ट्रेट लाइन मेथड है 10% पर एनम ऑन कॉस्ट, और कोई भी स्क्रैप वैल्यू यहाँ पे गिवन नहीं थी, तो सीधा 60,000 का 10% आप चार्ज कर लें। दैट विल गिव यू $6,000 वर्थ ऑफ डिप्रिसिएशन पर ईयर। तो मैंने क्योंकि 2024 में कि देयर वाज नो बैलेंस ब्रॉट डाउन, पहली दफ़ा मैं डिप्रिसिएशन चार्ज करने लगा हूँ, तो डायरेक्टली इनकम स्टेटमेंट हम यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे 6,000 जो कि डिप्रिसिएशन थी, और इसको मैंने बैलेंस कर दिया यूजिंग बैलेंस CD 6,000, और अगले साल यही अमाउंट हमारी ब्रॉट डाउन हो गई। ब्रॉट डाउन करने के बाद मैंने, क्योंकि उसने कहा था कि आफ्टर चार्जिंग डिप्रिसिएशन फॉर द ईयर, अगर उसने कहा था कि डिप्रिसिएशन चार्ज करने से पहले, तो फिर आई वुडंट हैव डन दिस। तो अगले साल भी मैंने उसकी डिप्रिसिएशन चार्ज कर दी 6,000 जो कि बन रही थी, एंड एट द ईयर एंड मुझे पता चल गया कि वो एसेट बिक गया। तो मैंने वो सारी की सारी डिप्रिसिएशन उठाई जो मैंने शुरू से लेकर अब तक इस पर चार्ज की थी, विच अमाउंटेड टू 12,000, 6,000 फॉर 2024 एंड 6,000 फॉर 2025, और उसको मैंने डेबिट कर दिया डिस्पोजल के नाम से।
यहाँ पे मैंने डेबिट किया डिस्पोजल, और डिस्पोजल के अपने अकाउंट के अंदर मैंने कर दी क्रेडिट एंट्री डिप्रिसिएशन ऑफ डिलीवरी वैन के नाम से। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने इन दोनों अकाउंट्स के अंदर से डिलीवरी वैन को रिमूव कर दिया, हमने इसको ख़त्म कर दिया, ताकि मैं ये रिफ़्लेक्ट कर लूँ कि मेरा वो एसेट ख़त्म हो चुका है। अब यहाँ पे क्योंकि मेरे पास सिर्फ एक ही डिलीवरी वैन थी, तो इसलिए ये अकाउंट्स बैलेंस आउट होकर ख़त्म हो रहे हैं। अगर तो यहाँ पे मल्टीपल वैन्स होती हैं तो ये अकाउंट चलते रहता है, सिर्फ इनमें से ये पर्टिकुलर वैन एलिमिनेट होती। स्टेप 3 अब हमारे पास आ गया था कि जितने के मैंने बेचा है उस वैल्यू को रिकॉर्ड करूँ। मैंने 42,000 बाय चेक बेची है, तो मतलब बैंक के नाम से एंट्री यहाँ पे होगी। बैंक के अंदर पैसे आए, वो डेबिट हुआ डिस्पोजल के नाम से, और डिस्पोजल का अपना अकाउंट क्रेडिट हो गया बैंक के नाम से। और ये सारा कुछ करने के बाद मैंने देखा कि मेरी वीकर साइड बन रही है द क्रेडिट साइड के। यहाँ पे 42 + 12 54,000 बन रहा है, जबकि डेबिट साइड पे 60,000 है। तो 60 - 54 6,000 का डिफरेंस आ रहा था ऑन द वीकर साइड। मैंने वीकर साइड पे पोस्ट कर दिया, और क्योंकि यहाँ पे मेरे इनकम स्टेटमेंट क्रेडिट साइड पे आ रही है, दैट टेल्स में कि ये मेरा लॉस ऑन डिस्पोजल है, कि मुझे बेचने पे नुकसान हुआ है। तो मैंने इनकम स्टेटमेंट क्रेडिट लिखा, 6,000 का नुकसान यहाँ पे चार्ज कर दिया, एंड मैंने अपना अकाउंट बैलेंस कर दिया। अब ये जो एसेट है मेरा, ये मेरी एसओएफपी में नॉन करंट एसेट से भी एलिमिनेट हो जाएगा, और ये जो 6,000 का लॉस है ये मैं अपने एक्सपेंसेस में भी चार्ज कर दूँगा। ये मेरे लिए थोड़ी पहली वीडियो थी, कुछ गलतियाँ हुई होंगी। प्लीज़ डू लेट मी नो, आई अप्रिशिएट द फीडबैक, एंड आई होप कि दिस वीडियो डिड हेल्प यू समवट। थोड़ी बहुत भी हुई हो तो इट वुड मेक माई डे, एंड आई विल इंशाल्लाह कैच यू इन द नेक्स्ट वन।